तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एमसीक्यू नंबर 50 तक डिस्कस कर ली, तो उसमें कोर कॉन्सेप्ट में दोबारा बता देता हूँ कि आपने याद रखना है। ये जो एक लाइन है, दिस इज अ वर्थ नोटिंग कि सर्वाइकल नर्व्स एग्जिट अबव देयर कोरिस्पोंडिंग वर्टिब्रा, ठीक है, C5 मतलब बट ड्यू टू C8 मतलब 8 नर्व्स आपकी वर्टिब्रा C7 तक होती है ना, C2 C3 C4 C5 C6 C7। आपकी वर्टिब्रा 7 है, लेकिन आपकी जो नर्व्स है ना वो 8 है। मतलब नर्व्स, अब आप इसको इस तरह याद रख लें, C1 ऊपर से है, C2 C3 4 ये नर्व्स हैं, 5 वाली ऊपर से है, 6 वाली भी ऊपर से है, 7 वाली भी ऊपर से है और 8 वाली नीचे से आती है। फिर उसके बाद T1 वाली जो नर्व होगी वो नीचे से। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट इस तरह याद रह जाए, दिस इज आल्सो गुड वे। लेकिन मैं जो इसको याद रखता होता था, मैं ये कहता होता था कि उसमें जो असल चीज आपने याद रखती है कि नर्व्स 8 हैं, नर्व्स 8 हैं। तो मैं ये याद रखता था कि C7 तक जितनी भी नर्व्स हैं वो अपने वर्टिब्रा से ऊपर से एग्जिट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट नर्व बिटवीन C3 और C4 के दरमियान कौन सी नर्व आ रही है, तो आपको याद होगा लोअर अगर वर्टिब्रा C4 है तो इसकी ही नर्व ऊपर से आ रही होगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे फॉर एग्जाम्पल T1 और T2 के दरमियान से क्या आ रही है, तो आपने याद रखना है कि C7 के बाद जितनी भी नर्व होती है वो नीचे से एग्जिट करती हैं। तो T1 से और T2 के दरमियान T1 वाली नर्व आ रही होगी, ऊपर वाले वर्टिब्रा को कोरिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि एक पेशेंट है, टोसिस है, मिड्रिएसिस है, उसको टोसिस में आप याद रखें कि टोसिस कराता कौन है। टोसिस मैंने हमेशा याद करने का आसान तरीका बताता हूँ, जो आपका मसल है ना, लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस, इस मसल को आपने याद रखना है। एक तो इसको नर्व सप्लाई है सिंपैथेटिक, ठीक है, और एक इसकी ड्यूल नर्व सप्लाई है, एक इसको है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक है विद द हेल्प ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। तो चाहे कोई मरीज है उसकी थर्ड क्रेनियल नर्व का मसला हो, या कोई मरीज है जिसके सिंपैथेटिक सप्लाई का मसला हो, आपको टोसिस प्रेजेंट होगी। तो आपने ये याद रखना है, लिविंग अलोन बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको तो छोड़ दें। टोसिस के डिजीज जब भी बनाने हो तो आप सिंपैथेटिक सप्लाई को काटते हैं या पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक सप्लाई अगर आप अपने जहन में याद करें, एक सिंड्रोम होता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को अपर लंग ऑफ लंग्स के अंदर कैंसर होता है और उसमें पेशेंट की अल्नर नर्व इन्वॉल्व हो जाती है और टोसिस साथ होती है। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस सिंड्रोम? बेसिकली उस सिंड्रोम का नाम क्या होता है? ओके, सो उस सिंड्रोम का अगर आप लोगों ने अपने जहन में नाम रिकॉल किया है, एग्जैक्टली उसका नाम होता है बेसिकली पैनकोस ट्यूमर। पैनकोस ट्यूमर के अंदर बेसिकली ये प्रेजेंटेशन होती है, वो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, इसलिए पेशेंट को टोसिस होती है। सो अब ये पेशेंट को मिड्रिएसिस भी साथ है। तो मिड्रिएसिस के लिए पहले आपको याद हो कि जो प्यूपल के मसल्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होते हैं डायलेटर। मतलब आयरॉनिकली ये अल्लाह का एक निजाम है, वैसे हर जगह पे कॉन्स्ट्रिक्शन अल्फा रिसेप्टर कराते हैं, प्यूपल इज एक्सेप्शन, प्यूपल के अंदर आके अल्फा रिसेप्टर डायलेशन करवा देते हैं। और मियोसिस जो होती है प्यूपल के अंदर, ये होती है मिड्रिएसिस। और जो मियोसिस होती है वो करवाते हैं मस्कुरेनिक रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर। सो आपने ये रखना, आप पेशेंट को देखें, सारे मसले आपके सिंपैथेटिक चेन के साथ साथ भी चल रहे हैं, लेकिन आपकी कहते हैं पेशेंट को मियोसिस उसके अलावा कौन करवाता है? उसके अलावा आपका थर्ड नर्व करवाती है, ठीक है, थर्ड नर्व मियोसिस कराती है। एन आइसोकोरिया और वर्टिकल डिप्लोपिया है। अब उसने यहाँ पे सिंपैथेटिक चेन की बात नहीं की, तो उसने पूछा क्या व्हाट विच क्रेनियल नर्व इज डैमेज। तो सिंपैथेटिक चेन की अगर बात नहीं की, सो दिस डायग्नोसिस बेटर सूट विद द थर्ड क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर। और थर्ड का हमारी मैडम अक्सर बात करती होती थी कि डाउन डाउन एंड आउट प्यूपल, ठीक है, विद मिड्रिएसिस। ये टिपिकल डायग्नोसिस होता है थर्ड नर्व का। इसकी वजह क्या होती है? आपने एक निमोनिक अपने जहनों में याद रखा होगा आई के मसल्स का, LR6 SO4। बाकी रेस्ट जितने भी मसल्स आई के उनको थर्ड नर्व सप्लाई करती है। तो लेटरल रेक्टस जो होता है उसको 6 नर्व, एब्ड्यूसन सुपीरियर ओब्लिक को 4th नर्व। अब इनकी एक्शन क्या है? लेटरल रेक्टस क्या कर रहा होता है? ये आई है, लेटरल रेक्टस आई को लेटरली मूव करता है। अगर ये लेटरल रेक्टस किसी मरीज का उड़ जाएगा तो आई क्या हो जाएगी? मीडियली रोटेटेड होगी, आई इनवर्ट चली जाएगी। इसी तरह सुपीरियर ओब्लिक का काम होता है आई को नीचे की तरफ मूव करना। अगर किसी मरीज का सुपीरियर ओब्लिक उड़ेगा तो आई ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन एक मसला क्या होता है? जब पेशेंट डाउन स्टेयर्स आता है, या भी आप जिस तरह स्क्रीन को देख रहे हैं उसको देखने में मसला आएगा। तो ये आपने इस तरह याद रखना है। और थर्ड नर्व को अब आप, यू आर मैच्योर एनफ टू रिमेंबर कि अगर
बाकी सारे मसल्स को थर्ड नर्व सप्लाई करती है। जब भी थर्ड नर्व का मसला आता है तो आई क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आई है ना, सारे मसल में मीडियल रेक्टस का अगर उड़ गया है तो आई लेटरली मूव कर जाती है। तो इसलिए डाउन एंड आउट प्यूपल लेटरली मूव्ड आई इज अ डायग्नोसिस ऑफ थर्ड नर्व। हॉवल जॉवल बॉडीज, ये स्पॉट डायग्नोसिस का सिनेरियो होता है, ये हाइपोस्प्लेनिज्म में मिलता है और इसकी एसोसिएशन सीलिक डिजीज के साथ। आपने याद रखनी है, सीपीएसपी का ये पेट क्वेश्चन है। बच्चे प्रेजेंट किए सिंगल पाल्मर क्रीज, सैंडल गैप बिटवीन फर्स्ट और सेकंड टो। अब ये दो क्लिनिकल साइन जब सिनेरियो में आ जाए ना, सिंगल पाल्मर क्रीज, फिर अपस्लैंटिंग आए, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, ये किसका डायग्नोसिस है? डाउन्स का। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है डाउन में क्या होता है बेसिकली, मोसेसिज्म होती है, बेसिकली ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की, और फिश से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। पेशेंट सस्टेन इंजरीज हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, अब उसको गेट का मसला आ रहा है। एग्जामिनेशन पे स्टैंड ऑन हिज लेफ्ट लेग। अच्छा, अब देखिए, आपने मरीज को कहा है कि लेफ्ट लेग पे खड़ा हो। अब मैं आपको पैर टांगों के हवाले से समझाता हूँ एक बात। जब भी आप कोई अपना ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड करते हैं ना, टांग जिस तरह ये टांग आपने ऊपर उठाई है, तो ये जो बैलेंस है दोनों हिप्स के दरमियान, ये वाली टांग के बैलेंस को मेंटेन करना है। कैसे? इस साइड के जो, फॉर एग्जांपल दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड, तो राइट साइड का जो ग्लूटियस मीडियस होगा और मिनिमस, ये अपोजिट साइड से पुल एक क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये वाली साइड आप जब आप टांग ऊपर उठाएंगे ना, तो ये वाली टांग साइड डिप डाउन करती है। तो अल्लाह ने एक बैलेंस दिया हुआ है, ग्लूटियस मीडियस और मैक्सिमम मिनिमस इस साइड को खींचते हैं अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके, ताकि एक बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अदरवाइज तो ये होता है, ये अगर इक्विलिब्रियम है ना, ये आपकी दो टांगे हैं, दिस इज अ बैलेंस मेंटेन। लेकिन जैसे ही आप ये करते हैं कि आप एक टांग को उठाने की कोशिश करते हैं, ये समझ गए आप, इसको इस तरह याद करें। ये अब आपने टांग उठाने की जब कोशिश की है ना, ये ऑफ द ग्राउंड, तो ये बैलेंस सारा डिप डाउन हो गया। अब इसको कैसे उस बॉडी ने मेंटेन करना है? ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये बैलेंस दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस साइड के मसल मतलब आपने हमेशा याद रखना है, ऑफ द ग्राउंड जो टांग होगी वो मेंटेन करेगी बैलेंस। ठीक है, अगर आपने एक टांग को ऑफ द ग्राउंड किया है, लाइक आपने राइट आई टांग को किया है और वो डिप डाउन हो गई है, इसका मतलब है इस साइड के ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस का मसला है। ये वर्ड्स नोटिंग कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए, आप पेशेंट ने आपने लेफ्ट लेग पे इसको खड़ा करने का कहा, तो कहता है हिज राइट पेल्विस सिंक्स। तो राइट पेल्विस सिंक्स क्यों हुई है? क्योंकि ये वाला मसल अब कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं कर रहा, तो अपोजिट साइड की पेल्विस सिंक कर रही है, वो मतलब मसला आ रहा है। तो याद रखें, आपने जिस टांग पे खड़ा किया और उसको इशू आ रहे हैं, ठीक है, जिस टांग पे भी खड़ा किया है उसी साइड के मसल्स का इशू होगा। लेफ्ट लेग पे मसला हुआ है, तब सिंकिंग स्टार्ट हुई है, तो डायग्नोसिस विद बी लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस। अगर सेम सिनेरियो होता है, एक पेशेंट है उसको राइट लेग पे आपने क्या कि वो खड़ा हो, तो राइट लेग में खड़ा हुआ है, लेफ्ट सपोज उसकी लेफ्ट पेल्विस सिंक, ये सिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट आप फिलहाल भूल जाए। अब सिंपल सी बात याद रखें कि अगर आपने किसी को कहा ऑफ द ग्राउंड कोई लेग करे, कोई भी टांग है, और ऑफ द ग्राउंड करने से उसका बैलेंस मेंटेन नहीं रहा, आप बैलेंस याद रखें। ये इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया ना, बस ये बैलेंस मेंटेन नहीं रहा। जब आपने एक टांग उसकी ऑफ द ग्राउंड करवाई है, तो इसका मतलब है कि जिस टांग को आपने ऑफ द ग्राउंड करवाया है उस टांग के ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस उड़ गए हैं। दैट इज अ सिंपल एंड द इजी वे टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम। ठीक है, अब ये क्या होता है? ट्रेंडलबर्ग साइन होता है, अभी कॉन्ट्रालैटरल पेल्विस डिप करती है ड्यू टू इप्सिलेटरल ग्लूटियस मीडियस। मतलब वो असल में ये है ना, होता ये है कि अगर ये वाला वीक है साइड, तो ये वाली पेल्विस ऐसे सिंक कर जाती है, इसको ट्रेंडलबर्ग साइन कहते हैं। फिर वो लर्चिंग गेट एक होता है, पेशेंट अब इस साइड को फिर अपोजिटली कॉन्ट्रैक्ट करता है और मतलब एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। आप ये सीसा आपने देखा हुआ है, तो अगर इस साइड के वीक होंगे तो सॉरी सा जो होगा वो सारा इधर गिर जाएगा। वो मैंने पहले थोड़ा कर दिया था। फिर बैलेंस करने के लिए वो इसको दोबारा इधर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इन लोगों का जो गेट होता है ना, वो ऐसे 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 जा रही होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मैंने आप लोगों को बताया था, लो एमसीवी के साथ क्या डिफरेंशियल में एक याद रखते हैं, हाई टीआईबीसी। ये तो टिपिकल डायग्नोसिस होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी उसके अलावा जाहिर सी बात है, आयरन डेफिशिएंसी में फेरेटिन के लेवल भी रिड्यूस्ड होते हैं पेशेंट के,
तो सीरम फेरेटिन लेवल आपका अगला डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, स्टोर्ड आयरन को ये डिपिक्ट कर रहा होता है। A patient has tingling sensation peripheral बॉडी में, उसको रेज एमसीपी आ गया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सिनेरियो है, रिपीटेड एमसीक्यूज है। पेशेंट है, उसका मदर का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, ठीक है, और फादर का O पॉजिटिव है। अब वो कहते हैं बच्चा उनका हुआ है हाइड्रोफिटेलस। हाइड्रोफिटेलस का मतलब क्या है? हाइड्रोफिटेलस का मतलब ये है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव ग्रुप था। ये बात आपने याद रखनी है कि RH नेगेटिव जो होता है इसको इट नीड्स, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, इट नीड्स पॉजिटिव एक्सपोजर। RH नेगेटिव को जब तक पॉजिटिव का एक्सपोजर नहीं मिलता तब तक वो कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनाता। तो अगर बच्चे को हाइड्रोफिटेलस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पॉजिटिव एंटीजन थी। ये भी एग्जाम को याद रखने का आसान तरीन तरीका कि नेगेटिव वाला कभी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा जब तक पॉजिटिव को एक्सपोज नहीं होगा। तो बच्चे के ग्रुप पॉजिटिव तो था ही था, तो नीचे डायग्नोसिस में आपने सबसे पहले पॉजिटिव को चुन लेना, ठीक है। पॉजिटिव को चुना, 2 पॉजिटिव वाले सिनेरियो आ गई, लेकिन डेफिनेटली ओ है। आपको पता है इनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये कोडोमिनेंस आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ब्लड ग्रुप्स में अगर ए आ गया तो ए अपने आप को फुली प्रेजेंट करेगा, माँ का बी है तो बी भी प्रेजेंट करेगा, तो बच्चे का ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो इसलिए याद रखना है ये कोडोमिनेंस, अगर ब्लड ग्रुप ही ओ है, ए बीच में आई है तो ये आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ग्रुप तो डेफिनेटली उसका ओ ही होगा। फीमेल या गायनी ओपीडी में आया 3rd डिग्री यूवी प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स डैमेज टू यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, जो कि क्या करता है बेसिकली, अगर ये सैक्रम है, ये प्यूबिस है, ये आप देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है, यहाँ पे यूट्रस होती है, वैसे रेक्टम होती है, रेक्टम से आगे यूट्रस होती है। तो यूट्रस को सपोर्ट पिच से यूट्रोसैक्रल लिगामेंट करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट अटैच टू द सर्विक्स? तो वो पोस्टीरियर पेल्विक वॉल जिससे मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ से पीछे की तरफ जाता है। ड्यूरिंग अ पेरिनियल डिसेक्शन सर्जन ने ट्रेस किया कंटिन्यूएशन ऑफ स्कार्पास फेशिया, जो कि एब्डोमेन का होता है। कहता है विच फेशिया डज इट फॉर्म इन द पेरिनियम, ये कोलिस बनाता है। ऊपर स्कार्पास होता है, नीचे पेरिनियम में आपके कोलिस बनाता है। कैन एनीवन टेल मी द नेम? यही फेशिया स्क्रोटम में क्या होता है? स्क्रोटम में इसको क्या कहते हैं? डार्टोस फेशिया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया थ्रू विच एनाटॉमिकल, ये मैं आपको MD डोंट लाई, जिन लोगों ने मेरे साथ पिछली क्लासें ली हुई हैं उनको पता है, मैंने बार बार बताया था MD डोंट लाई। आपने याद रखना है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी IEA। इसके जो डायरेक्ट हर्नियाज होते हैं वो मीडियल होते हैं MD, और इसके जो लेटरल होते हैं वो इनडायरेक्ट हर्नियाज होते हैं। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के रिगार्डिंग ये निमोनिक है, इसके मीडियल जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे। तो कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है वो कहाँ से आता है बेसिकली, ये तो एक और कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये जो मैं नीचे आपको बता रहा हूँ, ये मीडियल होते हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के। लेकिन दूसरी बात वो ये पूछ रहे हैं कि थ्रू विच डिफेक्ट, तो ये ट्रांसवर्सस फेशिया से आते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सस फेशिया यहाँ पे होता है बेसिकली आपका वो रेक्टस फेशिया की लेयर्स होती हैं 3, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस फेशिया। तो इसके 3 लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है ज़ीफिस स्टर्नम से नीचे, एक एपिगैस्ट्रियम का लेवल, एक लोअर एपिगैस्ट्रियम यहाँ से नीचे। तो नीचे जब आता है ना बिल्कुल ये अम्बलाइकस से नीचे, तो सिर्फ और सिर्फ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और रेक्टस एब्डोमिनस आपस में मर्ज कर जाते हैं इस लेवल पे आके। तो ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से आता है, डायरेक्ट हर्निया नीचे से आता है। ड्यूरिंग इन्वाइनल कैनाल एक्सप्लोरेशन क्रीमेस्टेरिक फेशिया इज नोटेड। क्रीमेस्टेरिक फेशिया कहाँ से आ रहा होता है? ये इंटरनल ओब्लिक से आता है। इसका भी कुछ लोग निमोनिक याद रखते होते हैं मसल्स के अकॉर्डिंगली, चाहे आइस, जो आपकी स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है ना उसमें होता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये तो फेशियाज होते हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक, क्रीमेस्टेरिक और इंटरनल स्पर्मेटिक। अब ये आते कहां से हैं? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से आता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। जो इंटरनल इंटरनल ओब्लिक है आई, उससे आता है क्रीमेस्टेरिक फेशिया।
ये आपने याद रखना है। और ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से आता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये नीचे शायद निमोनिक होगा भी, यस। ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से इंटरनल आता है, इंटरनल ओब्लिक से क्रीमेस्टेरिक आता है, और एक्सटर्नल ओब्लिक से एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आता है। तो ये हो गया। बच्चा है उसको स्क्रोटल स्वेलिंग है जो कि डिसअपीयर होती है, टेस्टिस को थोड़ा सा पुल डाउनवर्ड करें, इसको कौन सा साइन कहते हैं? ये आप लोगों ने पढ़ना है, इस साइन को क्या कहते हैं? व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस? तो ये अगर पुल डाउन करने से कोई चीज अंदर चली जाती है तो इट मींस डिफेक्ट मौजूद है, ये इंग्वाइनल हर्निया है, इसको रिड्यूसिबिलिटी कहते हैं। वैसे बच्चा पेशेंट ने प्रेजेंट किया है, साइंस है हाइपरथायरॉयडिज्म के, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स भी हैं, उसका एंटीरियर पिट्यूटरी में मैस आ गया है। तो सिम्टम्स किस वजह से होंगे? अब आपको पता हो, इतना तो कॉन्सेप्ट बचपन में आपके आ जाना चाहिए। पिट्यूटरी से टीएसएच आता है, ठीक है, और थैलेमस हाइपोथैलेमस से क्या आता है? टीआरएच आता है, ये याद रखना है। और थायराइड से क्या आता है? T3 T4 आता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव क्या होता है इनमें से? T3 होता है। Panhypopituitarism result in the deficiency of almost all the pituitary hormones। और एक बार याद रखिएगा, पेलर, कोई भी पेशेंट हो पेलर और उसको अनीमिया ना हो, उसका पहला डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म, तो याद रखेंगे भी क्लिनिकल पर्ल है। पोप्लिटियल फोसा में एक पेशेंट को लिम्फ नोड्स हैं इन्वॉल्व इन्फेक्शन, द मोस्ट लाइकली प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपकी लेग है ना फॉर एग्जांपल, तो लेग की जो मीडियल साइड से इन्फेक्शन होते हैं वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में ऊपर चले जाते हैं। जो आपके लेटरल, मतलब अगर ये आगे से आपकी टांग है ना, जो लेटरल साइड से इन्फेक्शन होते हैं ना, ये मीडियल साइड वाले ऊपर सीधे चले जाते हैं, लेटरल वाले पोप्लिटियल फोसा में जाते हैं। तो लेटरल डोर्सल सरफेस ऑफ द फुट से इन्फेक्शन आ रहा है। फीमेल पेशेंट है, स्वेलिंग है, नेक में वेबिंग है, नाउ 20 इयर्स ऑफ एज है, प्रेजेंट विद एमेनोरिया और एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। टिपिकल सिनेरियो, नेक में स्वेलिंग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पोस्टीरियर नेक में सिस्टिक हाइग्रोमास होते हैं। ये लाइकली टर्नर सिंड्रोम है, 45XO क्रोमोसोम इसकी जीरोटाइप है। मैक्सिलरी आर्टरी, अगेन ये आपको मैंने बताया, एक टेबल है फर्स्ट एड से आप कर लें, ये आता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, अच्छे डेरिवेटिव है, फर्स्ट से मैक्सिलरी, थर्ड से कॉमन कैरोटिड, फोर्थ से एओर्टिक आर्च वाली आती है। ये इसी तरह निमोनिक है, आर्चिस के फर्स्ट मैक्सिलरी, सेकंड से स्टेपिडियल आर्टरी, थर्ड से कैरोटिड आर्टरी, फोर्थ से एओर्टिक आर्च, सिक्स से पल्मोनिक। और ये सिक्स वाला बहुत सिनेरियो आता है डक्टस आर्टरियोसिस का। ऐसे आया था हमें पीडीए का ना, स्टेप्स में आता होता था, पेशेंट है उसको कंटिन्यूस मरमर है, सिर्फ है इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया में, और पेशेंट को साथ कैटरैक्ट है और रूबेल है। तो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? डायग्नोसिस होता था सीधा सीधा कि ये टॉर्च का इन्फेक्शन है, ठीक है, कैटरैक्ट और डेफनेस है, सॉरी मैंने रूबेला लिख दी, रूबेल है। अगला क्वेश्चन कभी कभी होता था कि कौन सी फेरेंजियल आर्च से ये मरमर आ रहा है, बेसिकली तो 6 आर्च का मरमर है। पेट्रन ल्यूमेन ऑफ द एलेंटाइस, एलेंटाइस का पहले पता तो आपको, ये ब्लैडर होता है और ये आगे की तरफ अम्बलाइकस होती है। तो बचपन में ब्लैडर का जो कनेक्शन है अम्बलाइकस के साथ, इसको क्या कहते हैं? एनीवन? इसको एलेंटाइस कहते हैं। एलेंटाइस थोड़े से 6 मतलब लास्ट वीक्स में आके बनाता है यूरेकस, और यूरेकस बनाता है मीडियन एम्बलाइकल लिगामेंट। अब कुछ बच्चों में ये यूरेकस जो होता है वो ओब्लिटरेट नहीं हो पाता और ये रह जाता है, इसको यूरेकल फिस्टुला कहते हैं। तो इसी पेट्रन ह्यूमन को एलेंटाइस को क्या बनाता है? बेसिकली यूरेकल फिस्टुला बनाता है, ठीक है, ये ह्यूमन। मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉमन, पोटेंट हार्मोन मेंटेनिंग इरेक्टाइल फंक्शन, उसमें टेस्टोस्टेरोन है। ओव्यूलेशन हैज अकर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स कंफर्म दिस? तो हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल एक इंडिकेटर है। हाइपोस्पेडिएसिस होता है, एक एपिस्पेडिएसिस होता है। जो हाइपोस्पेडिएसिस होता है ये नॉर्मली यूरोजेनिटल फोल्ड से क्लोजर से, ठीक है। जो एपी होता है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अगर ऊपर एक ओपनिंग है इसको एपिस्पेडिएसिस कहते हैं। अगर नीचे की तरफ
मतलब इसको डोर्सल साइड आप कहेंगे। डोर्सल साइड पे अगर ओपनिंग है, इसको हाइपोस्पेडियसिस कहते हैं। हाइपोस्पेडियसिस फोल्ड्स की वजह से होता है। एपिस्पेडियसिस अगर ब्लैडर का साथ, इसमें साथ एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर होती है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे लिखा भी होगा, बल्कि देखें, हाइपोस्पेडियसिस वेंट्रल यूरेथ्रल यूरेथ्रल फोल्ड्स, सॉरी वेंट्रल साइड, हाँ ये वेंट्रल साइड नीचे की तरफ होगा, सॉरी, हाँ ठीक है। एपिस्पेडियसिस ये डोर्सल ओपनिंग हो गई ऊपर की तरफ, और डिफेक्ट ट्यूबरकुलम के होते हैं ये, इसमें ज्यादातर साथ एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर होती है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इज काज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, काफी कैंसरों में होते हैं वैसे। मोस्ट कॉमन अगर आप कहें ना, मोस्टली वो ज्यादातर स्मॉल सेल कैंसर के होते हैं। ये हमें पेशेंट में भी आता है इवन। स्मॉल सेल कैंसर के साथ सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच होता है, पेशेंट को सोडियम कम हुआ होता है और पेशेंट को डिजीनेस होती है। कंटेंट्स ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच जो होती है, उसमें सुपरफिशियल के और डीप के कंटेंट्स आपने याद रखते हैं। सुपरफिशियल में तो ग्लैंड्स होते हैं, ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। जो डीप होती है उसमें बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, स्फिंक्टर यूरिथ्राई होता है। ये मसल का बहुत पूछा जाता है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल। सुपरफिशियल में क्या होता है, बेसिकली इरेक्टाइल टिश्यू होता है और ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है। सुपरफिशियल वाले का सिनेरियो बहुत कम आता है, डीप वाले का डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई का आता है। फ्री रेडिकल किस ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग से प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। और ये लिवर में सेंट्रल लोब्यूलर नेक्रोसिस, इसके 3 जोन्स होते हैं लिवर के, वैसे आपको शायद पता भी हो। दरमियान में क्या होती है लिवर में, सेंट्रल वेन, ठीक है। और ये सेंट्रल वेन आगे जाती है इसमें, हेपेटिक में, और हेपेटिक इसमें जाती है इंफीरियर वीना के बाद, ये याद रखना है। और इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा होता है, पोर्टल से। तो इसी के अराउंड 3 जोन्स होते हैं। तो इधर पोर्टल वेन आ रही है तो आपको इतना तो पता ही होगा, अगर पोर्टल वेन सर ने इधर लिखी है तो इधर ही क्या होगी, हेपेटिक आर्टरी भी। तो ये जो जोन होता है इसको जोन 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। सबसे अंदर वाला जोन 3 होता है। अब आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करके मुझे बताएं, अगर एक पेशेंट है उसका बीपी कम है, ब्लड प्रेशर कम हो गया, शॉक में, उसमें कौन सा जोन इफेक्ट रहता होगा। देखिए ना, ब्लड यहाँ से जा रहा है ना हेपेटिक आर्टरी से, तो चलो इधर तो चला ही जाएगा, जोन 1 में, 2 में भी चला जाएगा, 3 में जाएगा नहीं। तो जोन 3 में बीपी की वजह से मसला आता है। और अगर टॉक्सिन आपने ले लिया खुदा ना ख्वास्ता, तो जो टॉक्सिन्स होते हैं, ज्यादातर टॉक्सिन्स जो होते हैं वो किधर होते हैं। टॉक्सिन अगर ब्लड में आपने लिया ना, तो वो टॉक्सिन जाके इंजरी जोन 1 की करवाते हैं। लेकिन अगर जिस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये इसके टॉक्सिन जनरेट होते हैं जोन 3 के अंदर। जोन 2 में एक ही एबनॉर्मेलिटी है, वो है येलो फीवर। येलो फीवर। टाइप ए पर्सनैलिटी क्यों ज्यादातर इनको मसले होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस लेते हैं। पेशेंट है स्वेलिंग है नेक में, बायलैटरल एक्सोप्थेल्मास है, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज हैं। ये किस वजह से होगा, ग्रेव्स की वजह से ये मसले। मिडिल एज वुमेन है विद इंक्रीज टीएसएच, आपको मैंने इतना कॉन्सेप्ट तो दे ही दिया है कि टीएसएच और T3 T4 अगर ये बॉडी में कम होंगे तो रिफ्लेक्स जाएगा और टीएसएच बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। तो टीएसएच ज्यादा की वजह यही है कि T3 T4 कम है। आपको ये पढ़े बगैर खुद ब खुद इंटरप्रेट करना आना चाहिए सिनेरियो को। ओवर वेट है, शी इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइड। अब देखिए, ये कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपको टाइम नहीं वेस्ट करना होता, आपने एक कीप दिमाग में बनाई, बस वो विद इट। यंग पेशेंट है, जनरलाइज्ड एडिमा है, प्रोटीन यूरिया 6 ग्राम तक। तो आपका पहला डायग्नोसिस क्या बना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कौन सी रीनल स्ट्रक्चर लाइकली डैमेज होती है इसमें, इसमें आप ये देखें, ये ब्लड वेसल होती है, ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। फिर ये अंदर से बोमेन कैप्सूल होती है, बोमेन कैप्सूल की पोडोसाइट्स होते हैं। होता मसला पोडोसाइट्स का सारा, ठीक है। रीनल स्ट्रक्चर से आपसे पूछा तो रीनल में आपने पोडोसाइट, अगर वो कहता विच ऑफ द लाइकली स्ट्रक्चर ब्लड वेसल की, तो फिर आप क्या कहते हैं, लेमिना रेरा एक्सटर्ना। ये भी रिपीटेड सीपीएसपी का एमसीक्यूज है, ठीक है। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी है। प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स लीड से दोबारा क्या होगा, विटामिन के प्रोड्यूस की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्यों, विटामिन के बैक्टीरिया से बनता है जो कि गट में होते हैं।
आप एंटीबायोटिक चढ़ा के मरीजों को जब देते हैं तो वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। न्यूरोट्यूब न्यूरोपोक्लोसिस ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ gestation लाइकली अराउंड कौन सा फर्स्ट मंथ और कौन सा टिपिकली 26 to 27 डे। बीटा थैलेसीमिया मेजर टिपिकली कब डायग्नोज होता है? पहले आपको ये बताओ, हीमोग्लोबिन जो अडल्ट होता है अल्फा 2 बीटा 2 चेंज होते हैं। तो थैलेसीमिया में थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया में बेसिकली बीटा चेंज का मसला होता है। और बचपन में जब फीटल होता है बच्चा तो उसमें होता है अल्फा 2 और गैमा 2। तो फर्स्ट 6 मंथ तक फीटल होती है, तो पहले 6 महीने बच्चा ठीक रहता है, उसके बाद बीटा के मसले स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ तक ठीक रहेगा। पेन सेंसेशन फ्रॉम पेरिनियम इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ यूडेंडल नर्व, इसी को ब्लॉक किया जाता है सर्जरीज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या है? बैक को आइडेंटिफाई करें, पेशेंट को आइडेंटिफाई सबसे पहले करना होता है, बैक को नहीं करना होता, सॉरी। हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म थ्रू ट्रांसफर सुप्राप्यूबिक इंसिजन का नाम ये वैसे आपको पता होना चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के पे फेंस्टल इंसिजन कहते हैं। अच्छा, जो वैसे होता है ये अगर आपकी है भाई, सॉरी ये आप लोगों को तो नहीं आना, लेकिन चलो मेरे जो वैसे होता है असल में ना, यहाँ पे जो इंसिजन होता है इधर एक इंसिजन आपका ऐसे होता है सीधा, इसको लेंस इंसिजन कहते हैं अपेंडिक्स का। एक ऐसे होता है, इसको क्या कहते हैं? मैकबर्नी इंसिजन। ठीक है, इधर एक इंसिजन होता है, इसको कहते हैं कॉचर। फिर एक इंसिजन स्प्लेनेक्टोमी का लेफ्ट साइड पे होगा, मिड लाइन इंसिजन होते हैं। फिर एक इधर होता है ये, इसको प्रेफरेंशियल इंसिजन कहते हैं। यंग पेशेंट है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, नॉर्मल फेरेटिन लेवल है, तो क्या काज होगा? फेरेटिन अगर उसका कम, मैक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया, तो इसमें आप मैक्रो अगर फेरेटिन लेवल नॉर्मल आ रहे हैं और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक तो है ही है और मैक्रोसिटिक के साथ, तो इसका मतलब है स्फीरोसाइट्स हो सकते हैं। तो लाइकली इसमें जो हाइपोक्रोमिया के साथ आ सकता है, प्रेजेंट करता है, और खासतौर पे हाइपोक्रोमिया के टिपिकल डायग्नोसिस होता है सिड्रोब्लास्टिक का भी, उसमें जो MCH होता है ना पेशेंट का वो कम हुआ होता है, इसलिए हाइपोक्रोमिया। और MCV नॉर्मल भी हो सकता है, इसमें शुरू में नॉर्मल होता है, और रेटिक्स काउंट की वजह से वो रेस्ड भी हो सकता है। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया वन ऑफ द डिजीज इसमें आ जाएगा फेरेटिन नॉर्मल होने की वजह से। ठीक है, क्लू ऑफ हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक, आयरन डेफिशिएंसी तो है ही नहीं, मैगलोब्लास्टिक में भी हाइपोक्रोमिया तो होता नहीं है। तो सिड्रोब्लास्टिक कौन है जिसमें आयरन अक्युमुलेट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो रिंग सिड्रोब्लास्ट बनते हैं, इस वजह से इसमें हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा मैक्रोक्रोमिया भी हो रहा हो। Which chlamydia species cause blindness to? B होता है फॉर ब्लाइंडनेस, तो A to C तक जो स्ट्रेन्स होते हैं उसमें B आ रहा होता है, इसलिए उनमें ब्लाइंडनेस होती है। ये वाली लिम्फोग्रेमिया कराते हैं, D to C में ट्रैकोमा होता है। ये भी स्टेप्स का एमसीक्यूज है वैसे। ये सेफ स्ट्रेटजी WHO की सर्जरी है, एंटीबायोटिक है, आई फेशियल क्लीननेस है, E फॉर इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट। ठीक है, ABC का निमोनिक है, अफ्रीकन ब्लाइंडनेस कंजक्टिवाइटिस। लिम्फोग्रामा वेनुलम लोअर मोटर न्यूरॉन लीड्स टू, नहीं सॉरी, लोअर मोटर न्यूरॉन, ये तो लिम्फोग्रामा अगर इन्वॉल्व करता भी है फेशियल नर्व को तो उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। वैसे तो लोअर मोटर के सिम्टम्स आपको पता है, उसमें फ्लैसिड होता है। अपर मोड जो होता है मोटर होता है उसमें स्पास्टिसिटी होती है और क्लोनस हो सकता है। इन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? उसमें वही बात है जिस तरह एक होता है कॉन्सेप्ट कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि अगर A B C तीन है ना, फॉर एग्जाम्पल जो दो तक अलील्स होती हैं, किसी पे जीन की दो अलील्स होती हैं, अगर दो अलील्स ना ये दोनों अपने आप को प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली करते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। और एक कॉन्सेप्ट होता है आपका एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को खुदा ना खासा हंटिंगटन डिजीज है, वालद को है, तो उसके बेटे को, फादर को है 50 साल की उम्र में, बेटे को 25 साल की उम्र में होता है, इसको एंटिसिपेशन कहते हैं। फिर एक होता है वेरिएबल एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल
एक डिजीज है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंस है, उसमें क्या चीज होगी कि उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। और वेरिएबल मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट हर किसी ना किसी जनरेशन को करता है, तो ये वेरिएबल एक्सप्रेशन जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर होती है, ठीक है। सेम म्यूटेशन है प्रेजेंट विद डिफरेंट क्लिनिकल सिवियरिटीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि डिफरेंट उसकी क्लिनिकल फॉर्म वेरी कर जाती है। एलिलिक रिसेक्शन टिपिकल सिनेरियो हम रिपीट कर रहे हैं, रिपीट हुआ है, पता है आपको विटामिन B12 यहाँ से एब्सॉर्ब होता है। पेशेंट है टिंगलिंग सेंसेशन रिपीटेड एमसीक्यू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। पुअर वुंड हीलिंग है, उसको मीट कंज्यूम कर रही है एंड प्रोटीन बट डाइट डेफिसिट इन वेजिटेबल्स, तो इसको स्कर्वी हो रहा है, विटामिन C की डेफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट एंटीजन एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी होती है? MHC1 होगा, ये अब आपने याद रखना है। मैंने आपको इतना बड़ा कल भाषण दिया था, जो MHC1 होते हैं वो इंटरनल एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। तो डिफेक्टिव एंटीजन ऊपर आके प्रेजेंट हुई, यहाँ से CD8 सेल्स आए, उन्होंने किल कर दिया। तो HLA सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन इंजरिंग द शेटिक नर्व, तो कौन से ग्रुप का आपको ये पता हो शेटिक नर्व किसको करती है? आपकी या तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को करती है या हैमस्ट्रिंग्स को करती है, ठीक है। तो इसने अब ग्लूटियस मैक्सिमस तो लिखा नहीं है, तो लाइकली हैमस्ट्रिंग को इनर्वेट करती है। वैसे अगर ये ग्लूटियस मैक्सिमस लिखता ना, क्योंकि ग्लूटियस में अब असल में आते हैं 3 मसल, मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस। ये दो तो होते हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से, जिसका हम वो कर चुके हैं ट्रेंडलबर्ग साइन, और जिसको मैंने कहा ऑफ द ग्राउंड लैग करेगा तो मसला आएगा। हैमस्ट्रिंग इज ज्यादा बेहतर है। एनोमिक एफेजिया कॉज्ड ओसिपिटल रीजन के अंदर नाम भूलना शुरू हो जाते हैं। जो होता है ना ब्रोकास में ब्रोकन स्पीच होती है, फ्लुएंट नहीं रहती। वर्निंग की इसके अंदर पेशेंट की स्पीच के मसले नहीं होते, पेशेंट अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। फीमेल टचेज अ हॉट स्टोव एंड सडनली विथड्रॉज हर हैंड, तो ये सेंसेशन पेन वाली किससे जाती है? लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से। जो डोर्सल कॉलम होते हैं वो वाइब्रेशन लेके जाते हैं, जो एंटीरियर होते हैं वो लाइट टच लेके जाते हैं, जो रूब्रोस्पाइनल होते हैं ये फ्लेक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं, स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया कराते हैं। मैक्सिमम हार्मोन प्रेगनेंसी में कहाँ से बनते हैं? टिपिकल सिनेरियो प्लेसेंटा से ही बनते हैं। बार्थोलिन सिस्ट, ये हमारा एफएससी सॉरी एमबीबीएस का एमसीक्यूज है। बार्थोलिन सिस्ट जो है वो कौन से 2 लोकेशंस पे होती है? बिटवीन मेजर एंड लेबिया माइनोरा। If the head of the femur displays from the fossa, which nerve is likely injured? तो आपको फीमर की याद रखना है, जब भी डिसलोकेट होगी, जस्ट लाइक आपका अगर शोल्डर डिसलोकेट करता है तो एक्सिलरी जाती है, फीमर अगर डिसलोकेट करती है तो उसके साथ शैटिक नर्व जाती है। और शैटिक से जिस मैंने आपको बताया था, अगर आपसे कोई पूछे एल्बो में फ्लेक्शन के हवाले से, तो मैंने आपको बताया था आपने याद रखना है फ्लेक्शन एल्बो में कराती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। और एक्सटेंशन एल्बो में करवाती है रेडियस। ये तो मतलब वन लाइनर है। इसी तरह अगर आपसे कोई नी पे पूछे फ्लेक्शन, तो आपने याद रखना है फ्लेक्शन कराती है शैटिक नर्व। और अगर आप कोई पूछे एक्सटेंशन, तो वो क्वाड्रिसेप मसल को फेमरल नर्व होती है, ठीक है। ये वन लाइनर होते हैं, ये भी वंस इन लाइफ अंडरस्टैंड करने आपने इजीली याद कर लेना है। अब आपको डिटेल में से आप चाहते हैं तो मैं किसी दिन मैंने बताई हुई हालांकि पिछले लेक्चर्स के अंदर, फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होता है आपका कौन सा मसल? बाइसेप, और बाइसेप को करती है मस्कुलोक्यूटेनियस। एक्सटेंशन में होता है ट्राइसेप, उसको करती है रेडियस। यहाँ पे फ्लेक्शन में होते हैं हैमस्ट्रिंग्स, उनको करती है शियाटिक। एक्सटेंशन में होता है क्वाड्रिसेप, उसको करती है फेमोरल। सो इजी टू रिमेंबर। फीमेल पेशेंट है, HRT के ऊपर है, लाइकली उसको क्या रिस्क होगा? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। एसाइटिस विद प्लूरिन मोस्ट लाइकली सीन मीक सिंड्रोम के अंदर, और ये एक्सुडेटिव होती है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जिजनम के अंदर होती है, इसीलिए शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में डायरिया होता है। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन न्यू हेमरेजिक डिजीज है, न्यू बॉर्न के अंदर। टाइप 2 होगी हाइड्रोप्सिस वाला, वही जो आपको बताया है कि नेगेटिव को पॉजिटिव का एक्सपोजर चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, वो एंटीबॉडीज तब बनाएगी
अगर कहीं से पॉजिटिव का एक्सपोजर आएगा और वो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप हुआ तो पहली प्रेगनेंसी में जो ब्लीड होता है तो थोड़ा सा प्लेसेंटा से ब्लड उसमें जाएगा मदर के ब्लड में और एंटीबॉडीज स्टोर्ड पड़ी होंगी। जब आई फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड प्रेगनेंसी और बच्चे का ब्लड ग्रुप दोबारा हो गया, फॉर एग्जांपल ए बी पॉजिटिव, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई थी, उन्होंने आके इसको अटैक कर दिया, तो सेकंड प्रेगनेंसी में हाइड्रोप्सिटाइलस हो गया। तो आपके पास एक ऑप्शन क्या मौजूद है, फर्स्ट प्रेगनेंसी पे आप रोगैम का इंजेक्शन लगा दें, तो ये जो थोड़े बहुत एंटीजेंस गए भी हैं ब्लड में, ये इनको बाउंड कर देगा, एंटीबॉडीज बनने नहीं देगा। ठीक है, ये आपका ये वाला स्टेप होगा, एंटीबॉडीज बन ही नहीं सकेंगे, इधर ही रोक देगा इसको। Which of the following increase in hypothyroid patient कोलेस्ट्रोल क्लियरेंस अफेक्ट होती है, इसीलिए इन पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं। बच्चे को रिकरेंट इन्फेक्शन है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंट होगी, IgG के लेवल इसमें कम हो सकते हैं। ये वैसे एक्सलिन ए गामा ग्लोबुलिनिमिया ब्रूटन सिंड्रोम इसको कहते हैं, सब एंटीबॉडी इसमें कम होती हैं, जी ए सब। तो इसमें अगर सिनेरियो के अंदर कहता है मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा जी वाली होगी। न्यू बॉर्न विद एमिलिया, तो एमिलिया का मतलब है लिम्स बड की फॉर्मेशन का उसको मसला आ रहा है। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन ट्यूबर्स के अंदर, ये भी इंफॉर्मेशन वाला एमसीक्यूज है, वन इन लाइफ होता है, हो सकता है रिपीट हो सकता हो ही ना। फीटल मूवमेंट माँ फोर्थ मंथ पे फील करती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एंड पे, ये भी इंफॉर्मेशन है। इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में होता क्या है, फॉर एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंस और रिसेसिव के बारे में एक बात याद रखिएगा। रिसेसिव में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, बस ये बात अगर आप समझ लेना मेरी, तो जिंदगी आपकी जेनेटिक्स में आसान होगी। और डोमिनेंट में याद रखिएगा, अगर ये प्रेजेंट हुई, एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट हुई, इफ प्रेजेंट, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। हाँ, उसका एक्सप्रेशन वेरिएबल हो सकता है, साइंस उसके डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये क्या होता है कि अगर एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप, जिसको रिसेसिव जीन है, कोई भी लेने, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, 2 क्रोमोसोम है, रिसेसिव एलील है, तो अगर दोनों पे प्रेजेंट होगी तब भी ठीक है, अगर एक एब्सेंट हो गया क्रोमोसोम, उसकी जगह बार डी आ गई या टर्नर सिंड्रोम हो गया, तो देखिए तब भी डिजीज प्रेजेंट करता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये रिसेसिव एलील है, चलो इसमें तो प्रेजेंट कर दिया, ये माँ फीमेल पेशेंट को था, इसको हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब मुझे आप ये बात बताएं, टर्नर जब होता है, टर्नर वाली माँ को क्यों, टर्नर वाली बच्ची को क्यों होता है, उसमें तो एक कॉपी है। अगर आपने एफएससी का कॉन्सेप्ट याद किया हुआ है कि ओ ऑल रिसेसिव नीड्स 2 अलील, नो, रिसेसिव में 2 अलील्स नहीं चाहिए होती, रिसेसिव में असल कॉन्सेप्ट ये है एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट अलील। तो डोमिनेंट अलील अगर हो गई नहीं, एक क्रोमोसोम ही एब्सेंट है, एक ही अलील प्रेजेंट है, तब भी डिजीज आएगा। ये 1 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आ गया तो यकीन करें आगे आपकी जिंदगी आसान। तो डोमिनेंट में क्या होता है कि अगर हेटेरोजाइगस है, एक में उसको डोमिनेंट है, एक में रिसेसिव है, अगर डोमिनेंट प्रेजेंट हो गई तो डोमिनेंट ने प्रेजेंट करना ही करना है, 50% भी चांस आया कि वो करेगी प्रेजेंट, तो हेटेरोजाइगस इसमें अफेक्टेड होते हैं। और रिसेसिव में ज्यादातर होमोजाइगस अफेक्टेड होते हैं या एब्सेंट ऑफ डोमिनेंट अलील वाले अफेक्टेड होते हैं। लेडी प्रेजेंट विद येलो ग्रीन विजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग आ रहा है, तो फाउल में फिर आपको पता है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन, हैंड ग्रिप में मसला है, वेस्टिंग ऑफ थिनार मसल्स है, तो थिनार की वेस्टिंग है तो क्या होगा, मीडियन की इंजरी। पेशेंट प्रेजेंट किया है टिंगलिंग सेंसेशन, ये तो हो गया। चेंजेस सीन इन लिवर डैमेज इंक्लूड, अच्छा इसमें क्या होता है, लिवर में जब भी इंजरी होती है तो हेपेटोसाइट्स उड़ते हैं बीच में, डेंस इररेगुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। एन एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, ये भी 100 टाइम्स मैं रिपीट कर चुका हूँ कि किस तरह आपकी बॉडी में फास्फोलिपिड्स होते हैं, वहां पे एंजाइम एक्ट करते हैं, एराकिडोनिक एसिड बनता है, उसके 2 पाथवेज हैं, कॉक्स पाथवे और लाइपोक्सिजिनेज पाथवे। कॉक्स पाथवे में बेसिकली उसी को इनहिबिट करके आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करते हैं,
एक प्रोस्टाग्लैंडिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है I2, ये गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव है और ये बनता है COX-1 पाथवे से। तो फिर इसीलिए साइंटिस्ट ने COX-2 का कॉन्सेप्ट जनरेट करवाया कि यार हर एक में COX-1 को बंद ना करें, COX-2 को बंद करें। लेकिन उनसे ये होता है कि प्रोकोगुलेंट होता है वो। प्रोटोन को जीन्स याद रखना है, प्रोटोन को जब भी ओनको में कन्वर्ट होती है तब ये कैंसर वाली होती है, प्रोटोन को नॉर्मल जीन है। आफ्टर हिस्टेक्टमी पेशेंट को पेन है लॉइन के अंदर, तो क्या हुआ है, वही गायनी का प्रॉब्लम कंटिन्यूज के यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी ये दोनों साथ साथ होते हैं। लाइक ये तो उन्होंने यूट्राइन आर्टरी को करना होता है, कर देते वो यूरेटर को है और यूरेटर हो जाता है मरीज का। तो ये वाटर अंडर द शेड इसका निमोनिक होता है, आई थिंक सो। हाँ, वाटर अंडर द ब्रिज, हाँ ठीक है। तो वाटर क्या है, यूरेटर है और ऊपर से ब्रिज है, यूट्राइन आर्टरी है। उन्होंने ब्रिज को काटना होता है, काट देते वो पानी को है। टीबी का जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टाइप 4 है। टॉफ के अंदर फीचर 4 होते हैं, उनमें एक फीचर अगर आपसे कोई पूछे कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या क्या 4 फीचर वैसे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होती है पल्मोनिक स्टेनोसिस, असल बात जो होती है उसी की वजह से होती है राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी। उस स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है कि जो एओर्टा होता है वो ओवरराइड करता है और फिर साथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो जाता है। ये 4 मसले होते हैं। ये वैसे टॉफ जो असल मसला है ना, वैसे आपको एक बात बताऊं, ये कहाँ का मसला है पता है, ये जो आपका सेप्टम में होता है कंकस आर्टियोसिस के अंदर, उसी की डिस्प्लेसमेंट होती है नीचे की तरफ। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस है, ये डायजॉर्ज के साथ भी हो सकता है। ये बच्चे स्क्वाट करते हैं, स्क्वाट क्यों करते हैं, आप ये देखें राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, दरमियान में पड़ा हुआ है VST, इधर है वाल पोर्ट स्टेनोज्ड हुआ हुआ, लंग्स में ब्लड जा ही नहीं रहा। अब एक तरीका क्या है, ये लेफ्ट साइड है, एक तरीका ये है कि आप लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड पे प्रेशर इतना बिल्डअप करें कि ये खून को पंप करे इस सेप्टम से कि भाई तुम जाओ लंग्स में। वो कैसे आप कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे प्रेशर बिल्ड, जब आप टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। तो वो कैसे करते हैं बच्चे, स्क्वाटिंग से। जब वो स्क्वाटिंग करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर रेज होता है, सेप्टम से पानी सारा आता है, राइट वेंट्रिकल में इधर प्रेशर रेज होता है, इस स्टेनोसिस से ऊपर चला जाता है और ये ब्लड फिर सारा लंग्स पे होकर ऑक्सीजनेट हो जाता है। स्क्वाटिंग का मैकेनिज्म ये है। मेजर ब्लड सप्लाई पेरिनियम की प्रूडेंडल का लफ्ज आपने याद रखना है और ये आती है इंटरनल आइलिड से। सीएलडी का पेशेंट है, उसको डीमा क्यों होता है, अनकॉटिक प्रेशर कम होने की वजह से। अच्छा, अब जो याद रखें प्रोटीन के साथ बाउंड होती है, इनएक्टिव होती है, ठीक है, एक्टिव नहीं होती। फ्री ड्रग हमेशा एक्टिव होती है। फ्लूइड्स इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन हो गई, या प्रोजेस्टेरॉन के लेवल या बॉडी का टेम्परेचर रेज होना। 1 कार्बन ट्रांसफर फोलेट का मैकेनिज्म है, उसको सैम कहते हैं। Which structure has interpelvic इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों के एक्सटेंशन है, वो राउंड लिगामेंट है। राउंड लिगामेंट की एक्सटेंशन यूरेटन हॉर्न से लेके पेल्विस तक होती है, इंग्वाइनल कैनाल से भी जाती है और लेबिया में जोड़ा तक जाता है। प्रेग्नेंट लेडी है, बर्निंग मेचुरेशन है, राइट साइडेड फ्लैंक पेन, साथ फीवर आ गया। यूटीआई में फीवर नहीं होता, पाइलोनेफ्राइटिस में फीवर होता है। लेडी है लेबर में, शी वाज बॉर्न इन हॉस्पिटल, हिस्ट्री है उसकी पर वेजाइनल ब्लीडिंग और ओजिंग फ्रॉम गम फॉर लास्ट 8 आवर्स। सीबीसी में एचबीवी उसका कम है, प्लेटलेट्स भी कम हो गए हैं, टीएलसी ज्यादा है और ब्लड सेल्स आ रहे हैं, शिस्टोसाइट्स आ गए। शिस्टोसाइट्स के साथ आपके पास क्या मसला है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में थ्रोम्बस बनते हैं, ठीक है, क्लॉट्स बने हुए हैं, जब ब्लड उससे गुजर के जाता है टूट जाता है, इससे शिस्टोसाइट्स। तो इसका मतलब आपने प्रेगनेंसी में पहली कंडीशन जो आपने ध्यान में रखनी है, डीआईसी रखनी है। अगर बीपी ज्यादा है तो आपने हेल्प रखना है, ठीक है, हिमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट्स, ये भी आपने अपने ध्यान में रखना है। इसमें क्योंकि पीटी हेपेटिटी ज्यादा है, लिवर एंजाइम उसने मेंशन ही नहीं किए, तो आप लाइकली डायग्नोसिस डीआईसी पिक करेंगे। अगर उसने लिवर एंजाइम को मेंशन कर दिया, लिवर डिवेल्ड हो रहा है, फिर आपने इंशाल्लाह हेल्प देखना है।
Behind the ovarian fossa, which structure is located internal iliac artery. यहाँ से जो लाइगेट करते हैं यूरेटर जाता रहता है. इनहेरिट ओनली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. वो मदर से बच्चे तक जो आता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है. इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर मां से अक्सर आते हैं. टॉल पेशेंट है, एओर्टिक डायलिटेशन है, लेंस की प्रॉब्लम्स है, माइट्रल वॉल्व के मसले हैं, लाइक डायग्नोसिस मार्फन होगा. वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑन ईसीजी पे टीपी सेगमेंट. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज बाय क्यूटी, खास तौर पे क्यूआरएस. ये डिपोलराइजेशन फेज होती है जिसे हम क्यूटी को कहते होते हैं कि ये पूरी कॉन्ट्रैक्शन है, सिस्टोलिक फेज है. और टी और पी वाली जो होती है वो डायस्टोलिक फेज होती है. डेस्मोप्लेसिया क्या होता है? एक बार डेस्मोप्लेसिया को याद रखनी है, दिस इज अ नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, और ये होती है फाइब्रस टिश्यू भी है. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आखिरी 7 महीनों में कहां से बनते हैं? प्लेसेंटा से. ये भी बच्चों वाला एमसीक्यूज है वैसे. नर्व दैट पासेस थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल इलियो इंग्वाइनल नर्व्स होती हैं. पेरिनियल अब्सेस फीमेल में इंफेक्शन लैटरली स्प्रेड करता है टू. अब यहाँ पे आपको याद रखो, जिस तरह आपको पता हो पीछे रेक्टम है, आगे यूट्रस है, तो ये इशू रेक्टल फोर्स है. तो लैटरली इशू रेक्टल फोर्सा से स्प्रेड करती है ये इन्फेक्शन. फैक्टर नीडेड फॉर कोएंजाइम ए. कोएंजाइम ए वाला जो पाथवे है, जिस तरह 1 कार्बन ट्रांसफर फोलेट है, कोएंजाइम ए का अगर मसला होगा तो वो कौन सा होगा? फोलिक एसिड. सॉरी, कोएंजाइम ए पेंटोथिक एसिड है. बायोटिन में क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप्स के अंदर. जो आपका फोलिक एसिड है 1 कार्बन ट्रांसफर के अंदर. और B2 क्या है? इसका निमोनिक याद रखें, TRN. थायमीन इज B1, राइबोफ्लेविन इज B2, नायसिन इज B3. तो B2 का मैंने आपको क्या बताया था? वेस्कुलराइजेशन. ये राइबोफ्लेविन वेस्कुलराइजेशन कराता है. पेशेंट शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक का डायग्नोसिस टर्नर होगा. 5 ईयर चाइल्ड है, क्लिनिक में आया, शॉर्ट स्टेचर, वही टर्नर है. चाइल्ड विद जनरलाइज्ड बॉडी एनीमिया, डायग्नोसिस क्या होगा? हाइपोप्रोटीनीमिया, मतलब कि नेफ्रोटिक हो सकता है. मीडियल वाल इश्यू रेक्टल फोसा की, यही देखें, ये लेटरल वाल है और ये मीडियल है. तो यहाँ पे इसकी जा रहा होता है 7 साल लिवेटर एनाई मसल, वो बनाता है. पेशेंट है प्री-एक्जिस्टिंग डायबिटीज है विद ड्रग ऑफ चॉइस ग्लाइसेमिक कंट्रोल. फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में इंसुलिन याद रखना है. डाउन के क्लिनिकल फीचर्स हो चुके हैं. मीक सिंड्रोम में याद रखना है पेशेंट को क्या होगा? एसाइटिस भी होगा, फियन भी होगा. और फियन कौन सी होगी? एक्सुडेटिव. ये भी याद रखना है. पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, वही बात, पेलर विदाउट एनीमिया. एक तो ये बात, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है कि सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं. अब एक बात याद रखते हैं, इसका सिनेरियो आता कैसे है. सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन कम होता है, फिर FSH LH होता है, फिर TSH होता है, फिर ACTH होता है, फिर प्रोलैक्टिन होता है. सिनेरियो इतना होता है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कहते हैं हिस्ट्री है पोस्टमार्टम हेमरेज की. अभी आई है उसको लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर और लैक्टेशन नहीं करवा पा रही. और पेशेंट लिथार्जिक है, बीपी उसका कम है. वैसे ये अक्सर नहीं देते बीपी शिप. लैक्टेशन वाली बात जब कर दें तो प्रोलैक्टिन उड़ गया. प्यूबिक हेयर वाला मामला तो थायराइड ऊपर, FSH LH उड़ गई. लो बीपी होगा तो ACTH का मसला आ रहा है. तो फिर आप कहते हो दिस इज शीहान सिंड्रोम और पेशेंट पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है. MRI करवा के आप डायग्नोस करवा लेते हैं. हाइपोथायराइड हो चुका है. 28 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसको फटीग है, पैलर है, नेल्स के मसले, पाइका भी है, लो MCV है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. मैंने आपको बताया जब भी TIBC ज्यादा सिनेरियो में हो, दिस इज आयरन डेफिशिएंसी. हिस्ट्री है काउ मिल्क की, प्रेजेंट विद माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो उसमें आयरन होता ही नहीं है. फर्स्ट स्टेप में आप ओरली देते हैं 3 मंथ्स तक फेरस सल्फेट. और कितना देते हैं? आपको पता है आपकी डेली रिक्वायरमेंट आयरन की कितनी है? अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम से ऊपर है. और एक टैबलेट आपकी आती है 200 mg की. अक्सर लोग क्या करते हैं, जब हाउस जॉब से निकल के आते हैं, एक टैबलेट ओडी में दे देते हैं. तो भाई आपने TDS में टैबलेट देनी है, चलो एक साथ ना दो, वक्फे से दो, क्योंकि ये पेट में दर्द करवाती है. लेकिन कम से कम 3 महीनों तक दें. पेशेंट को बताएं साथ के विटामिन C ले. व्हाट इज अ पेफेंसिलिन, और ये वो ये मैंने आपको बताया था, कार्बेंसिन होता है प्यूबिक सिम्फिसिस से थोड़ा सा ऊपर, और ये ज्यादातर C सेक्शन में होता है. What forms the medial boundary वो एशोरेक्टल फोसा
elevator ani through which nerve does pain sensation. Perineum के याद रखें pudendal, artery भी pudendal, nerve भी pudendal, इसी को ब्लॉक करते हैं. Which structure contains superficial में repeated MCQs, इसमें क्या है superficial से याद रखें, superficial में sexual structures होंगी, bulbospongius muscle. बीटा थैलेसीमिया टिपिकली डायग्नोज कहता है अर्ली लाइफ में कब होता है, 6 वाला सिनेरियो आपने पिक करना है, 6 मंथ्स के बाद होता है. HIV पॉजिटिव पेशेंट, CD4 काउंट कम है, अब कफ है और डिस्नी है, ये तो आपने याद रखना है. इसको PCP फैंसी वर्ड है, न्यूमोसिस्टिस जर्बसाई. ये जब भी CD4 काउंट 200 से नीचे जाएगा ये प्रेजेंट करता है ड्राई कफ के साथ. इसमें बीटा डी ग्लाइकेन के लेवल ज्यादा होते हैं. थर्ड हार्ट साउंड टिपिकल सिनेरियो कब होता है, मैंने आपको बताया था, एक आप पानी की बोतल लें, एक पॉट लें, उसमें आप पानी भर दें, जब भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी आएगा एक साउंड प्रोड्यूस होता है. तो जिन जिन स्टेट में पानी ज्यादा है हार्ट में, वो आप कुछ भी सोच लें, यंग पेशेंट में भी होता है, एथलीट्स में, अदर देन जितने भी होते हैं, माइट्रल रिगर्जिटेशन वाले पेशेंट, MR वाले, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले, प्रेगनेंसी में, इन सब में आपको ये थर्ड हार्ट साउंड मिलता है. और फोर्थ किन में मिलता है, फोर्थ का मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह याद रखें, ये एक एट्रिया और ये वेंट्रिकल है स्टिफ डूबा हुआ. जब भी एट्रिया ने स्टिफ वेंट्रिकल के अगेंस्ट काम करना है तब ये बना. तो कब कब स्टिफ वेंट्रिकल होता है, यू आर वाइज एनफ टू थिंक अबाउट इट. सारी वो स्टेट्स इसमें हाइपरट्रॉफी, जितना कार्डियोमायोपैथी, इरिथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इन सब स्टेट में रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इन सब के अंदर S4 गैलप आता है. और ये जो स्टेट आपको दी हुई है ना, ये आपको MRCP में आगे आती है. इसमें आती है एप्सिलॉन वेव, ये होती है ना P वेव, QRS, छोटी सी इधर एक वेव आती है, उसको एप्सिलॉन वेव कहते हैं. ये सडन कार्डिक डेथ की काज है. ग्राम पॉजिटिव रॉड इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट टू वैंकोमाइसिन, तो वैंको को तो देनी नहीं है आपने. तो ये कौन से ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, 2 ही रॉड्स होते हैं. हाँ जी, कौन कौन सी हैं, एक क्लोस्ट्रीडियम है, एक लिस्टीरिया है. तो लिस्टीरिया लाइकली इसमें सिनेरियो होगा. एक्टिव टीबी में आपको पता है राइप निमोनिक है, 4 दवाइयां आपने देनी है, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिन, पायरोजिनामाइड और इथेम्ब्यूटोल. विच इम्यूनोग्लोबुलिन मोस्ट अबंडेंट गेम से निमोनिक याद रखें, मोस्ट अबंडेंट गेम्ड, तो सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन G होती है. व्हाट इज अ मोड ऑफ इनहेरिटेंस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, लेकिन किसमें, बच्चे में वो रिसेसिव होती है, बड़े में अडल्ट होती है, डोमिनेंट होती है. पेशेंट को ब्लैडर मैस है, एपिथेलियल फीचर प्राइमरीली प्रोटेक्ट द ब्लैडर. कौन सी एपिथेलियम ब्लैडर में होती है, ट्रांजिशनल. और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सी होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड. गिलबर्ट सिंड्रोम है बच्चे को, डायग्नोस्टिक उसका क्या और क्लिनिकल फीचर क्या है. अच्छा, डायग्नोस्टिक वैसे आपको बताऊं, इसमें डायग्नोस्टिक होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड के लेवल्स करवाए जाते हैं, लेकिन वो हम लोग इधर पाकिस्तान में करवाते नहीं है. तो डायग्नोस्टिक तो असल में वो होता है या अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था जॉन्डिस जब भी आएगा तो 3 में आपने डिवाइड करना है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट. तो प्री हेपेटिक में आपका अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा, लेकिन LFT इस पेशेंट के बिल्कुल ठीक होंगे. तो गिलबर्ट में यही मसला होता है, कॉन्जुगेशन का मसला हो रहा होता है. तो इनमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया में नॉर्मल LFTs मिलते हैं. कॉन्जुगेटेड विद लिवर फेलियर ये किस में मिलता है, ये रोटर में, रोटर होगा, ड्यूबन जॉनसन हो गया, ठीक है. ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न ये किस में मिलता है, ये भी आपको पोस्ट हेपेटिक में मिलता है. और कोई भी काज आप सोच लें, बच्चों में बिलियरी ट्रीजिया होते हैं ज्यादातर जो पैदा होते हैं. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बिरगोलेन, ये कार्बिरगोलेन पुरानी दवाई है, डोपामिन D2 एगोनिस्ट, आजकल इस्तेमाल को नहीं होती. पेशेंट है प्रेजेंट किया, प्रोग्रेसिव वेट गेन है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, मसल की वीकनेस है. एग्जामिनेशन पे ओबेसिटी है, फेशियल में प्लेथ्रोरा आ रहा है, स्ट्राया एब्डोमेन भी आ गए हैं. तो क्या है, आपको एड्रिनल के क्रीज मैस भी आ गया. ये कुशिंग सिंड्रोम है. अब कुशिंग में पहले आपने डिजीज रूल आउट किए, तो एक ही बना एड्रिनल एडिनोमा काजिंग कुशिंग सिंड्रोम. ट्राइसोमीज काफी दफा रिपीट हो चुकी है. वैसे इसमें असल बात जो आपको याद रखनी है कि डाउन ट्राइसोमी 21 है, इसको एज ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब वो घोड़े अपने हिसाब से कहते हैं. एडवर्ड जो होती है एज ऑफ इलेक्शन 18 होती है, विदाउट प्यूबर्टी की एज है 13. जो असल बातें आपने याद रखनी है, इनमें निमोनिक होता है बाय हाई.
बाय हाई का मतलब है बाई 22 को कहते हैं ना, तो टाइप्स में 21 को आप याद रखें, उसमें HCG ज्यादा होगा और इनहिबिन ये ज्यादा होंगे, एस्ट्रायोल भी कम होता है, और एक और चीज क्या रहेगी पीछे, चौथा हार्मोन कौन सा होता है, तो मुझे अब भूल गया, आप याद करो। खैर उसमें ये चार जो आप क्वाड्रुपल स्कैन कराते हैं, बीटा ICG AFP, ठीक है, ये दो कम होते हैं और ये दो सिर्फ ज्यादा होते हैं, बीटा HCG ज्यादा और इनहिबिन A ज्यादा। ये बाइसोमी ट्राइसोमी 21 का फीचर है। बाकी दोनों ट्राइसोमीज ये जितनी भी है ना, एडवर्ड वाली और पेटो वाली, इनके अंदर सारे ही कम होते हैं। ये आपने याद रखना है, बाय हाई वाला निमोनिक, ये आप याद कर लें फीचर तो अच्छी बात है। पेट्रियो वाले इनकम्पेटेबल लाइफ के साथ ही होते हैं, फोर्ट हो जाते हैं, सर्वाइवल इनका कम है। ये देखें, ये डाउन वाले बच्चे बड़े कोऑपरेटिव होते हैं वैसे, ये भी पेपर में आते हैं, इनमें मरमर आ रहा होता है BST का। ग्लूटाथायोन क्या एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रलाइज करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। कैसे करता है, ये ग्लूटाथायोन है, एक इसकी है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक इसकी है रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में ये है एंटीऑक्सीडेंट। यहां तक की तो गेम सबको समझ आती है। इसको जो ये ऑक्सीडाइज से रिड्यूस कर रहा होता है, वो कर रहा होता है NADPH। तो जब भी NADPH जो आता है, ये बॉडी में बनता है जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होती है। तो जब भी G6PD की डेफिशिएंसी होगी, तो साथ ये वाला मसला भी आ जाएगा कि NADPH वाला मसला भी आएगा। तो NADPH नहीं होगा तो ग्लूटाथायोन अपना काम नहीं करेगा, तो RBCs टूट जाते हैं। ये बात याद रखनी है, ये मैकेनिज्म इतना मैंने ड्रिल डाउन पीछे किया है, असल गेम सारी ये है, इसीलिए हिमोलिसिस होता है। और कौन सी बॉडीज आती हैं इसमें, हाँ जी, एनीवन रिकॉल करें अपने जहन में, हाइंस बॉडीज। क्लोरेटिक इफेक्ट एनहांस्ड बाय सेक्रेटिन, सेक्रेटिन क्लोराइड को ज्यादा एकदम से यूज है। लिंपिंग ऑन द राइट साइड व्हेन स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट लेग, स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट लेग इट मींस के लेफ्ट लेग के मसल फाड़े गए। तो विच मसल नर्व इज डैमेज, तो आपने याद रखना है, सर ने कहा था जिस लेग पे खड़ा हुआ है इट मींस उस लेग के मसल खराब है। तो लेग के लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस उड़ गए। ये देखें, सेक्रेटिन बाइल की प्रोडक्शन और बाइकार्बोनेट की सेक्रेशन ज्यादा करती है एसिडिक काइम के रिस्पॉन्स में। और सेक्रेटिन क्या करता है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को फीडबैक। तो जिन पेशेंट को होता है ना ये गैस्ट्रिनोमा, जोलिंजर एलिसन वाले, उनमें आप यही करते हैं सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट। पेशेंट को सेक्रेटिन देते हैं और फिर देखते हैं गैस्ट्रिन कम हुआ है या नहीं हुआ। पोलीमायोमा व्हाट इज इट, पोलीमायोमा GC वायरस से आता है और ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी, पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल इनका उड़ जाता है और अपर मोटर न्यूरॉन के सारे सिम्टम्स, ठीक है। इसके दो वैसे वायरसेस होते हैं, पोलियोमा वायरस। इसमें JC वायरस होगा और BK वायरस होगा। BK वाला तो ज्यादातर न्यूरोपैथी करवाता है। ये वैसे ट्रांसप्लांट में भी आते हैं। कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हम पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर सके हैं। इसमें मैंने बताया था जिन जिन कंडीशंस में शुरू में एक आ रहा है ना 21 है, एक तो 21 हाइड्रोक्सिलेज और एक 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जिन जिन के आखिर में 1 आ रहा है इनमें एम्बिगुअस चिल्टेनिया हो गए, और जिन जिन के शुरू में एक आ रहा है उनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ये आपने याद रखना। विल्सन में ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ये सबसे पहले MCQs हमने किया हुआ डिस्कस। एफिकेसी फार्माकोलॉजी में क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री to which a drug treatment or intervention achieve the intended biological or clinical effect, उसको कहते हैं एफिकेसी, मैक्सिमम इफेक्ट कहते हैं।
और पोटेंसी होती है हाउ मच, जितनी पोटेंसी ज्यादा होगी ना, एक बार याद रखिए, एफिकेसी उतनी कम होगी। एसिमेट्रिक लोअर लिप की ड्रूपिंग है सब मैंडिबुलर सर्जरी के बाद, लाइकली मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच फेशियल नर्व की होती है। ड्रग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डू लिवर सेल टिपिकली डिवाइड रिस्पॉन्ड टू G1 फेज से S फेज में ट्रांजिशन होती है। ये भी आपको हमने बताया था, G1 से S फेज में जब जाते हैं तो आरबी जीन का उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। What are the main cells involved formation of granuloma? तो मैक्रोफेजेस, कौन से मैक्रोफेजेस जो एक्टिवेट हो जाते हैं एपिथेलियल सेल में विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन गामा। पेशेंट का क्रोनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, सैडल डिफॉर्मिटी है। कौन सा इन्फेक्शन आप सोचेंगे अगर सैडल डिफॉर्मिटी आ जाए तो ये लेप्रेसी भी होता है, और ये आपका जो ना सिएंका वाला डिजीज उसमें भी ऐसे ही होता है, मैकुलर ग्रानुलोसिस में। डीआईसी पेशेंट को विच टाइप ऑफ शॉक या सेप्टिक शॉक होगा। वॉन गट की डिजीज, ये भी हम कर चुके हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी। पेशेंट को कहता है विच एंजाइम इज डेफिशिएंट ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज ही होता है। G6PD डेफिशिएंसी में ज्यादा ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है और पेशेंट को हेमोलिसिस होता है। हाउ डज ग्लाइकोमा कॉज हाइपोक्लेमिया, एक्सप्रेशन ज्यादा करवाता है सेक्रेटरी डायरिया, वाटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोक्लेमिया और साथ ही क्लोरोहाइड्रिया। इसका निमोनिक होता है VDHE। VIP के लेवल्स कराए जाते हैं और ये 700 से ज्यादा आते हैं पर डे। और टी कलर्ड वाटरी डायरिया होता है। वाटर 700 ml से ज्यादा एक तो डायरिया होता है, और इसका जो लेवल होते हैं वो 75 से ऊपर होता है। हाँ 7 से याद रखें, 700 ml तक डायरिया, 75 से ऊपर इसके लेवल होंगे जो कहते हैं स्कूल में। इंट्राथोरेंसिक प्रेशर को रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब भी आप याद रखें आपने इंस्पायर किया, वॉल्यूम ज्यादा हुआ, पहले लंग चेस्ट एक्सपैंड करती है, वॉल्यूम जब भी ज्यादा होता है तो वॉल्यूम इज इनवर्स रिलेशन टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ, तो प्रेशर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर कम हो गए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पे। व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोनल थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में। हार्मोनल थेरेपी HR पॉजिटिव ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में 5 साल तक दी जाती है। कौन सी दवाई दी जाती है, टैमोक्सिफेन। और जिन पेशेंट में ये उनमें होता है जिनमें एस्ट्रोजन आर है, और एस्ट्रोजन जिनमें आ रहा होता है जिनमें यूट्रस बड़ी होती है, तो जो प्री मेनोपॉजल होती हैं उनमें आप टैमोक्सिफेन देते हैं। जो पोस्ट मेनोपॉजल होती है उनमें एस्ट्रोजन कहाँ से आता है। हाँ जी, प्री में तो आता है यूट्रस से, पोस्ट में कहाँ से आता है, वो फैट से आता है। फैट एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, तो आप इसको फैट कन्वर्जन जो एंजाइम है जो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है उसको बंद करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज इनहिबिटर्स। ER पॉजिटिव में सॉरी टैमोक्सिफेन देते हैं, HR पॉजिटिव जो होते हैं उसमें ट्रेस्टोमैब, और ये कार्डियोटॉक्सिक इरिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी कराती है, रिस्ट्रिक्टिव। कौन से इसमें मरमर आएगा, S4 हार्ट साउंड। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में कॉमन काज क्या है, उसमें एम्बोलिज्म। ठीक है, कोई ना कोई एम्बोलिज्म AFib का गया होता है, और चेरी रेड स्पॉट आता है। कौन सी एक ड्रग है जिसमें पेशेंट के मूड के फ्लक्चुएशन आते हैं, तो एफेडाविंसेंस। ये भी डर्टी मेडिसिन की बहुत अच्छी वीडियो है HIV ड्रग्स के ऊपर, वो आप याद कर लें। में एक ड्रग होती है टेनोवोफियर, शायद वो करवाती है रीनल स्टोन्स। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज प्राइमरी बिलियरी कोलंजाइटिस में होती हैं। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में एंटी क्या होती हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में कौन सी होती है, एंटी स्मूथ मसल्स एंटीबॉडीज। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर जनरल या बाय सिस्टम, तो ये वैसे ये भी फर्स्ट एड से है। ओवरी का मोस्ट कॉमन होता है, टेस्टिस का, उसके बाद पीडियाट्रिक में यॉर्क सैक होता है। अब ये हर एक का लिखा हुआ है। ब्रेन में मेनिंजियोमा होते हैं बड़े बंदों में, बच्चों में पॉलीसिस्टिक होते हैं, ओल्डर में लिम्फोमास होते हैं, ओवरीज में एपिथेलियल्स होते हैं। वैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में टेस्टिकुलर, ओवरऑल लंग कैंसर दोनों में ज्यादा होते हैं।
व्हाट इज द फर्स्ट हिस्टोलॉजिकल साइन कार्सिनोमा हैज बिकम? तो जब भी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर ले तो याद रखते हैं वो मैलिग्नेंट हो गया। और जीआईटी में होता है, हम ज्यादातर कहते होते हैं लेमिना प्रोपिडिया। व्हाट इज अ वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम? वुल्फ पार्किंसन में क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल दिस इज अ एवी नोड और ये एट्री सॉरी दिस इज एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज एवी नोड। इसमें स्लो पाथवे है, एक फास्ट पाथवे है। तो अब वुल्फ पार्किंसन में स्लो पाथवे में क्या होता है, नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर ये देखें एट्रिया एंड दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज एवी नोड, इसमें स्लो पाथवे फास्ट पाथवे। तो यहाँ से जब करंट आती है फॉर एग्जांपल स्लो पाथवे में चलती है, ठीक है, और ये फास्ट पाथवे में चली जाती है और फिर इस पाथवे को ये बंद कर देती है, इससे दोबारा करंट ना आए। लेकिन जो आपकी बॉडी में अगर कोई एसेसरी पाथवे होगा तो फिर वो क्या करेगा, ईसीजी में ऐसे एक अप स्लडिंग से बनाएगा, इसको डेल्टा वेव कहते हैं। तो शॉर्ट पीआर इंटरवल हो जाएगा, डेल्टा वेव साइड और क्यूआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये होता है ज्यादातर वुल्फ पार्किंसन। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग, और ये ज्यादातर एरिथमियास के साथ आते हैं। Today's session, hope so it will help you. Thank you.